जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के अंदर हमने फर्स्ट बुक के काफी इंपॉर्टेंट जो निबंधात्मक प्रश्न है उनकी बात कर ली। आज हम आपकी सेकंड बुक के जिन चैप्टर से बड़े प्रश्न आने की संभावना रहेगी उन प्रश्नों के ऊपर भी बात है वो कर लेते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद में कहूं भी कल आप प्री बोर्ड के लिए तैयार रहिएगा। बोर्ड के ब्लू पैटर्न पर आधारित जो कल शाम को 7 बजे आपका प्री बोर्ड पेपर है वो होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी आपकी डिमांड थी भी सर प्री बोर्ड लेकर आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। तो हो जाइएगा तैयार, कल से मिशन है अपना स्टार्ट। तो आज के बड़े प्रश्नों में सेकंड बुक में बहुत प्यारा प्रश्न है भी, भारत में चाय की कृषि को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। तो आपको उसका परिचय देना है, उसके क्लाइमेट जलवायु के बारे में और उत्पादन क्षेत्र 3 के बारे में यहां पर पूछा गया है। और कई बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है भी चाय की कृषि का विस्तृत विवरण दीजिए, तब भी मान के चलिए आपको इन्हीं 3 बिंदुओं के ऊपर फोकस है वो करना है। अब चलो उत्तर की बात कर लेते हैं। वैसे अपना सब कुछ हो चुका है, तो इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर हेडिंग बनाकर इस प्रकार से अपनी बात लिख सकते हो भी चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां हैं वो किण्वित होती है, जबकि हरी पत्तियां हैं वो किण्वित नहीं होती है। चाय की पत्तियों में बहुत अच्छी बात कैफीन और टैनिन है वो पाया जाता है, और ये उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की एक देशज फसल है। परिचय में ये बात। उसके बाद जलवायु की बात करें तो ये उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले ढलानी भागों पर बोई जाती है। ढलान पर इसकी खेती है वो होती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। ये बात, कुछ बातें आप परिचय में भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों में शुरू हो गई। दक्षिण में चाय की खेती है वो पश्चिम घाट के नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं वहां पर उनकी ढलानों पर की जाती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत चाय का अग्रणी प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व का 21.22% चाय उत्पादन करता है। और निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में। और देश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, और चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं वो अपने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। चलिए अब एक और फसल पर बात कर लेते हैं सेम इसी पैटर्न पर, और वो है कपास। इसका परिचय, जलवायु और उत्पादन क्षेत्र की बात करें फटाफट। अपने कपास का परिचय में बात करें तो ये एक रेशेदार फसल है। सबसे पहले तो हम यही बात लिख दें वो जो जिस कृषि की बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी की है। और देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन का जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में कपास का एरिया है वो बढ़ा है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन करता है। तो अमेरिकन कपास के रेशे हैं वो लंबे होते हैं। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो जिला है वहां पर कपास को नरमा कहा जाता है। और कौन सी कपास को? अमेरिकन कपास को। वहीं जो ये भारतीय छोटे रेशे वाली जो कपास होती है इसका स्थानीय नाम है वो रुई होता है, इसको रुई कहा जाता है, और जबकि अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय फसल है और ये अर्ध शुष्क भागों में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तो एक जब भी किसी फसल का पूछा जाए तो आप तो एक तो ये भी बता दिया करो वो किस कैटेगरी की है, और साथ में भी वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो एक लाइन ये भी ऐड कर दिया करो। कपास पर फूल आने के समय जो हम जैसे हम यहाँ लोकल बोलते हैं भी गुड्डी आ गई, कि आकाश है वो बादल रहित होना चाहिए, बादलवाई नहीं होनी चाहिए। और देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक होता है। उत्पादन एरिया की बात करें तो भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अभी हमने पढ़ा चाय निर्यातक में दूसरा स्थान है, और यहां कपास के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र है इसमें। एक तो है उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो उसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान यानी हनुमानगढ़ गंगानगर की बात आ गई।
पश्चिमी में बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र का नाम लिखेंगे, और दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पठारी भाग है उनकी बात आ जाती है। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये लाइन ऊपर भी आ गई, दोबारा भी यहां पर रिपीट हो गई है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है इस साल बोर्ड के लिए। भारत में भू उपयोग वर्गीकरण को समझाइए। भू उपयोग का वर्गीकरण है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सबसे पहले थोड़ा सा तो आप परिचय दे सकते हो भी, भारत में भू राजस्व विभाग जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख, अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड, भू संबंधी उपयोग संबंधी रिकॉर्ड रखता है, और ये भू राजस्व विभाग के रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है। यानी फील्ड में पटवारी लोग जाकर उसका सर्वे करते हैं, जो कि हर साल होता है, कम या ज्यादा होता रहता है भी कितने एरिया के ऊपर एग्रीकल्चर है वो हो रही है। भू राजस्व विभाग ने ही भूमि की उपयोगिता के आधार पर, इसे ध्यान रखिएगा, 9 वर्गों में बांटा गया है। 9 के 9 वर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए। आप चाहें तो सबसे पहले 9 वर्गों के नाम लिख दो और फिर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें लिख दो। जैसे पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र कितना है। इस वर्ग में वो भूमि शामिल होती है जहां पर वन है और जहां वन विकसित हो सकते हैं। बंजर और व्यर्थ भूमि की बात करें तो वो भूमि है जो हमारी वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से भी वहां पर खेती है वो नहीं बोई जा सकती, बिल्कुल बंजर है, व्यर्थ भूमि है। तीसरा आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि की बात करें भी, खेती के अलावा अन्य यूज हम करते हैं, जैसे उस जमीन पर गांव बस गए, नगर बस गए, सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, नहर है, उद्योग है, दुकानें हैं, वो सारी चीजें बन गई, तो वहां पर अब अतिरिक्त काम में यूज कर रहे हैं, तो वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि होती है। स्थायी चारागाह क्षेत्र, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये घास उत्पन्न करने वाली वो भूमि होती है जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता है, और इसे स्थायी चारागाह कहा जाता है। और ये ग्राम पंचायत या यूं कहूं कि सरकार के अधीन होती है, गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत है वो उसकी मालिक होती है। उसके बाद में विभिन्न तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, सीधी सी बात, नाम से स्पष्ट है, वो जमीन जिसके ऊपर जो कहें भी अपने उद्यान और फलदार वृक्ष भी, फलों की जो खेती की जाती है, आम की, सेब की, किन्नू की, संतरे की, इस प्रकार की खेती की जाती है, या कोई बाग बगीचा फूलों की खेती की जाती, सीधी सी बात, फल और फूलों की खेती वाला जो इलाका है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। और ध्यान रखिएगा ये निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होता है। जो भारत का नेट बोया गया जो एरिया हम मानते हैं उसके अंदर इसका परसेंटेज है वो शामिल नहीं रहता है, केवल इसका नहीं रहता है बस। उसके बाद में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, अब कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ भूमि है, खेती हो सकती है लेकिन हो नहीं रही है, तो वो भूमि जहां पिछले 5 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक कृषि रहित है, खेती नहीं हो रही है, वो इस वर्ग में शामिल होती है, और इसे नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से बात करें वर्तमान प्रति भूमि, प्रति का मतलब होता है खाली छोड़ देना, वो भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। आप सबको मैंने बता रखा है एक कृषि वर्ष का मतलब क्या होता है इंडिया में, 1 जुलाई से लेकर 30 जून का जो समय होता है उसे एक कृषि वर्ष कहा जाता है। और भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए ही भूमि को खाली छोड़ा जाता है, ताकि नेचुरल तरीके से भूमि है वापिस उपजाऊ हो जाए। उसके बाद में पुरातन प्रति भूमि, वर्तमान वाले में तो हमने कह दिया 1 साल से कम खाली रहे, यहां है भी 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम जब उस पर खेती नहीं होती है तो वो पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। तो प्रतिभूमि के 2 रूप हो गए, एक वर्तमान और एक पुरातन प्रतिभूमि। उसके बाद में लास्ट है निवल बोया गया क्षेत्र, नेट बोया गया क्षेत्र। कई बार तो ऐसे परिभाषा ही पूछ लेते हैं, कई बार भी निवल बोया गया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और कई बार जैसे वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि में अंतर लिखिए। तो जब आपके 9 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं है। वो भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है
और काटी जाती है, फसल बोई और फिर उसको काटा, तो वो जो एरिया है वो सारा वो निवल बोया गया क्षेत्र नेट एरिया है वो कहलाता है। तो ये थे आपकी सेकंड बुक के एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है, वहां से सुपर इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आगे भी बीच बीच में बात है वो करते रहेंगे। प्रैक्टिकल के बारे में, टाइम टेबल के बारे में एक वीडियो पहले ही आपको बता दिया गया है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा अभी प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है। जो टाइम टेबल वाला वीडियो है ना, उसी के लास्ट में प्रैक्टिकल में क्या विशेष बातें हैं वो वहां बता दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।